कहानी का नाम है मंसूर। कई बार सोचने के बाद मंसूर ने निश्चय किया कि वो बात की तह तक जाने के लिए योगाभ्यास प्रारंभ करेगा। वो अपने दिमाग को बेहतर जानना चाहता है और उसे लगता है कि उसे ये जानने का हक है। 40 साल की उम्र तक वो जो भी जिया, अब उसे लगता है कि वो बस जिया, जान नहीं पाया कि जीना होता क्या है। अपने दीन पर पूरा एतबार रहा उसे, और है भी। कई बार दूसरे मजहबों को भी अनुभव करना चाहा, पर यह खुद के मजहब के साथ धोखा होगा। ऐसा धोखा सोचने से उसे अब लगता है कि उसने खुद से बहुत बड़ा धोखा किया। बात केवल मजहब की नहीं है, बात पूरी शख्सियत की है, पूरी जिंदगी की। बात इतनी सी है, पर बात इतनी सी ही नहीं है। मंसूर ने अपने जीवन के 40 साल कुछ यूं बिताए कि बिना मकसद 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी अब बेकार लगने लगा है। खुलकर भला बोले कैसे? ठेकेदार जो मसल कर रख देंगे। अब वो दरगाह दर दरगाह जाना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, जमाने को देखना ही नहीं, महसूस करना चाहता है। ऐसी इच्छाएं मन में अरसे से पाले पाले आज सारे जाले मिटाने की ठान चुका है और मतवालों सा उतावला होकर जोर जोर से अपनी बीवी को पुकारता है, फातिमा, 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 अरे ओ फातिमा। रसोई में गोश्त साफ करते हुए फातिमा का भी जवाब आता है, जी कहिए, गोश्त साफ करके आऊं या कोई बड़ी आफत है? अरे आफत ही तो चल रही थी अब तक, छोड़ो गोश्त वोश्त, जल्दी आओ। मंसूर का उतावलापन इंतजार कहां करवा सकता था। फातिमा थोड़े बेमन से ही मगर हाथ धुलकर मंसूर के पास झटपट पहुंची। मियां मंसूर अपने बिस्तर के बगल पढ़ने की मेज पर पढ़ने वाले लैंप को अपने चेहरे पर मोड़कर जलाए हुए थे और बाकी सारी बत्ती बुझाए, पर्दे लगाए, कमरे में अंधेरा किए बैठे मुस्कुरा रहे थे। बत्ती सी रोशनी में कुछ अलग ही नुमाया हो रही थी और दाढ़ी और बालों के चारों ओर रुई की लाइन जैसी उजाले की धारी बनी हुई थी। अब यह रहमान करता या रूबी तो समझ में भी आता फातिमा को कि बच्चे हैं। शौहर साहब की इस हरकत पर कमरे में घुसते ही जब नजर पड़ी तो उसके मुंह से यह निकलना स्वाभाविक ही था, या अल्लाह, आप ठीक तो हैं? मंसूर बत्ती सी और बढ़ाते हुए बोले, अरे बिल्कुल, आज जितना तो कभी ठीक ना था। इस बात पर फातिमा को 100% शक था और वो मंसूर के आगे बोलने के इंतजार में जड़ खड़ी रही। हंसते हुए मंसूर ने कहा, यही चाहिए फातिमा, जिंदगी में बस यही चाहिए अब मुझे। फातिमा बेचारी क्या समझ पाती, सो बोल पड़ी, क्या चाहिए? रोशनी। मंसूर बड़े रौब से और आंखें फाड़ कर बोले। फातिमा ने दरवाजे के बगल बटन दबाकर कमरे की लाइट जला दी और बोली, लो मिल गई, अब जाऊं? कभी कभी औरतें अपनी नटखट हरकत से मर्दों के गंभीर से गंभीर विचार का अचार बना देती हैं। सो बन चुका था यहां भी। मंसूर बोले, अम्मा तुम्हें पेट के अलावा भी कुछ सूझता है? फातिमा को बात से चिढ़ हुई। ऐसे ही वो काम छोड़कर आई थी तो क्या 1-2 बच्चे और करने हैं क्या? ना बनाऊं खाना तो तुम बाप और बच्चे मुझे ही ना खा जाओगे। मंसूर अपनी जगह से उठा और फातिमा का हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले जाकर बैठ गया। बोला, कुछ देर हां अच्छा के अलावा कुछ ना बोलना। फातिमा ने फौरन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पहला अच्छा दाग दिया। बोलने का अंदाज हालांकि आगे सुनने की कोई रुचि नहीं झलकाता था, पर मंसूर को तो बस बताना था। वो फातिमा के हाथों को अपने हाथों में लिए बोलता गया, अब तक की जिंदगी का कुल हासिल क्या? बगल वाले रस्तोगी जी, अग्रवाल साहब और शौकत मियां से क्या अलग है? यानी हम सब, यानी हमारा पूरा मोहल्ला, अरे यानी हमारा पूरा मोहल्ला ही नहीं, हमारे सारे जानने वाले सभी एक ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं।
बस एक ही तरह की प्रॉब्लम्स के तमाम वेरिएशंस के साथ। मेरे पास एक और तुम्हारे पास एक। फिर किए कुछ बच्चे, फिर हुए बुढ़े, फिर की उनकी शादियां या वो खुद ही कर ले गए, फिर उन्होंने की बुढ़ापे में सेवा या निकले नालायक, फिर रुखसत हो लिए यहां से और वहां वो पाने चले गए जहां जो है भी कि नहीं अल्लाह जाने। फातिमा से रहा ना गया, वो बोल पड़ी, तो करना क्या चाहते हो ये बताओ। मंसूर ने बड़ी खुशी से कहा, सबसे पहले ये दाढ़ी हटाऊंगा। या अल्लाह, ये कौन सा जिन्न सवार हो गया है तुम पर। फातिमा की चिंता बिल्कुल जायज थी। अब तक वो जो इस्लाम समझती आ रही थी उसे चोट पहुंचाई थी मंसूर ने। शुरुआत में ही ये झटका लगना इस बात का संकेत था कि आगे अब वो सुन्न होने वाली है, क्योंकि मंसूर के सपने अब सच में आफत लाने वाले थे। उसने एक एक करके अपने ख्याल बताने शुरू किए कि दाढ़ी हटाने के बाद वो चाहता है कि वो नशे को भी चखे, हिंदुस्तान के लोगों के तमाम अकीदों को जाने, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब जगह जाए और सबके जानकारों से दोस्तियां कर उनके धर्मों को समझे। इतना ही नहीं, वो जो नास्तिक हैं वो क्यों नास्तिक हैं और फिर उनको संबल कैसे मिलता है हालातों से निपटने का, ये भी जाने। वो चाहता है कि फातिमा ब्यूटी पार्लर जाए, अच्छे से तैयार हो और बढ़िया सी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर उसके साथ डिस्को चले। अपनी ट्रैवल एजेंसी से इतना तो कमाई हो ही चुकी है और हो रही है कि मंसूर हिंदुस्तान के बाहर एक दो देश तो जा ही सकता है। सो जल्द से जल्द उसने बाहर घूमने जाने का भी ख्याल जाहिर किया। आज से वो रोज योगाभ्यास और ध्यान करना शुरू करेगा ताकि अपने अंदर की किस दुनिया की बात करते हैं ये लोग ये जान सके। अरे उसने एक योगा टीचर से बात भी कर ली है। अब इतना सब सुनने के बाद गोश्त पकाना तो दूर, फातिमा का खुद का गोश्त ठंडा पड़ने लगा। आंखें फाड़े फाड़े सुनते वक्त वो हां अच्छा भी ना कर पा रही थी। इस समय अगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था तो बस ये कि मियां मंसूर को किस बाबा के पास ले जाया जाए। अरे सुन भी रही हो तुम फातिमा या नहीं? मंसूर को थोड़ी जोर देकर बोलनी पड़ी ये बात। अचानक होश में आकर फातिमा बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, हाँ 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 सुन रही हूं, बल्कि खुद को मिनी स्कर्ट में देख भी रही हूं। तब तक धड़ धड़ की आवाज आती है। फातिमा ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या हुआ मंसूर साहब, सिर्फ मिनी स्कर्ट के ख्यालों से दिल इतना धड़कने लगा? मंसूर अपनी कहानी में वाकई आधा पागल हो चुका था। सच में दिल पर हाथ रखकर कहता है, यही मैं भी सोच रहा हूं बेगम, इतनी तेज आवाज। मजनू की चौथी औलाद दरवाजे पर दस्तक है, जाकर देखिए। फातिमा झाड़ते हुए बोली। अपने ख्यालों पर काबू पाते हुए मंसूर साहब बाहर का दरवाजा खोलने जाते हैं। जो ही दरवाजा खुलता है, पड़ोसी अग्रवाल साहब लाल लाल आंखें लिए बड़े गुस्से में खड़े थे। छूटते ही फूट पड़े, यार तुम मियां बीवी को अगर फोन ना ही उठाना हो तो मोबाइल कहीं अलग फेंक दो, रखा ही ना करो। अब तक मंसूर के पीछे फातिमा भी आ चुकी थी। मंसूर अपने जुनून में अब भी थे। अमा यार अग्रवाल, होगा मोबाइल कहीं, मारो गोली और बोलो प्यार की तो मीठी बोली। आओ बेगम के हाथ की चाय पियो, गुस्सा काफूर हो जाएगा। इसके बाद अग्रवाल जी जो बोले उसे सुनकर मंसूर के सारे तरक्की पसंद ख्यालात छूमंतर हो गए। उन्होंने बताया कि रूबी और रहमान के स्कूली रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों को बेहोशी की हालत में रस्तोगी क्वींस मेरी अस्पताल ले गया है। दोनों मंसूर और फातिमा, मियां बीवी के मुंह से या अल्लाह के सिवा कुछ ना निकला। जैसे जिस हालत में थे दोनों घर से अस्पताल भागे।
रास्ते भर आज के सबसे बड़े फरिश्ते मोबाइल फोन को चिपकाए फातिमा लगातार रस्तोगी जी को फोन में लाती रही, पर शायद वो फोन उठाने की या तो हालत में नहीं होंगे या कॉल का पता नहीं चला होगा। खैर, आगे जो भी होगा वो बात की बात है। यकीनन दोनों मासूमों की जिंदगियां बच जाएंगी, चोट जानलेवा नहीं थी। पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि पूरे रास्ते मंसूर साहब बस यही बड़बड़ाते जा रहे थे कि या अल्लाह माफ कर दे, अब कुफ्र की बातें नहीं सोचूंगा, कोई दुनिया नहीं जाननी मुझे, बस मेरी औलादों को सलामत रख परवरदिगार, कुछ नहीं करना, नहीं कटवानी दाढ़ी, नहीं छोड़ना पायजामा, तौबा करता हूं शराब के नाम से ही, गैर मुस्लिम मजहबों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। और ना जाने ऐसे ही क्या क्या बके जा रहे थे। एक दुर्घटना ने यानी एक मुसीबत ने फौरन इंसान के धर्म विरोधी विचारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, भले ही उस इंसान का नाम मंसूर ही क्यों ना हो। वो ये भी भूल गया कि खबर लाने वाले अग्रवाल थे और बच्चों को जो अस्पताल ले गए हैं वो रस्तोगी हैं। सच में डर अंधविश्वास का जनक है। धन्यवाद।